अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और अदील सरफराज एक बार फिर हम एक साथ हैं। हमारा कोई अलायंस तो नहीं है मगर कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिन पे आपस में गुफ्तगू से ही चीज़ों की ज़्यादा समझ आती है। आज के हम दोनों के इस विलाग के अंदर जो एक अहम मामला है वो है PTI की तरफ से जो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की ख़बरें हैं। और PTI के हवाले से तो पाकिस्तान के अंदर राब्तों से हट के अगर देखा जाए तो जो अमेरिका में ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनकी तरफ से जो राब्ते हैं उनके बारे में कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। कल ही आतिफ़ खान जो कि PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में हैं और जो बड़े मुतहर्रिक रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस हवाले से उन्होंने भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद असलम, उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें इंकशाफ किया है कि अक्टूबर नवंबर में भी PTI के बिहाफ पे मुलाकातें होती रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते रहे हैं, बल्कि अक्टूबर नवंबर में तो जो अडियाला जेल के अंदर भी मुलाकातें होती रही हैं। उसकी अपना तनवीर साहब थे एक और एडवोकेट सरदार समी थे। उनकी मुलाकातें, एडवोकेट तो नहीं, सरदार समी जो थे, दोनों अमरीकी कारोबारी शख्सियात हैं। और अगर अक्टूबर नवंबर में ये मुलाकातें होती रही हैं तो अब किस किस्म के राब्तों के ऊपर ये शोर मचाया जा रहा है। दूसरी अहम डेवलपमेंट जो हो रही है, मौलाना फजलुर रहमान और PTI के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि मामलात बहुत हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हैं और शायद इसी वजह से सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के, उनको इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। और तीसरी अहम डेवलपमेंट, अलीमा खान ने जो ऐलान किया है कि वो धरना देंगी अगर उनको मुलाकात की इजाज़त न दी गई। तो सलमान अकरम राजा को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, अलीमा खान को भी नहीं मिल रही। तो क्या इसकी वजह यह है कि कोई ख़ास एक बयानिया बनाया जा रहा है? और आखिर में फिर हम ये बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के पास अब आगे आने वाले वक्त में कौन से रास्ते हैं, कोई रास्ता बचा भी है या नहीं। तो अदील सरफराज, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो अक्टूबर नवंबर की मुलाकातों की बात चली है, ये कितना बड़ा इंकशाफ है। और इससे तो ये लगता है कि इमरान खान जो बार बार शुरू में मुज़ाकरात की भी बात होती रही है और सियासी कमेटी भी एक बनाई गई थी, आपको याद है, और ये वही अरसा है जिस दौरान वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ अडियाला जेल में मुलाकातें करते रहे हैं। और बज़ाहिर तनवीर साहब जो हैं और ये सरदार समी साहब जो हैं, अगर ये अडियाला जेल में अक्टूबर नवंबर में बकौल आतिफ़ खान के मुलाकातें करते रहे तो उस वक्त ये मुलाकातें मंज़र-ए-आम पे क्यों नहीं आई? इमरान खान ने भी इनको खुफिया रखा और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये मामलात खुफिया रहे और इन मुलाकातों का बज़ाहिर नून लीग को भी इल्म नहीं था। शायद नून लीग को तो पता ही नहीं अडियाला जेल में क्या होता है। बिल्कुल, हालांकि ये मरियम की जुरिस्डिक्शन में आता है। जी हाँ, वो कहती तो यही है कि अब मेरे पास आ गए हैं जेल में। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सर सबसे बड़ी तो क्रेडिट हो जाता है शाहिद असलम साहब को, उनकी आज की ये वीडियो है, उन्होंने इंटरव्यू किया आतिफ़ खान साहब का। उसमें मेरे लिए ये सर वाकई में बहुत बड़ा इंकशाफ है, क्योंकि आपको याद होगा अक्टूबर नवंबर का वो महीना था जब बड़ी सख्ती आप देख सकते हैं दोनों तरफ से, बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हुआ 26 नवंबर को। उस दौरान ये सब कुछ अब बताया जा रहा है कि मुलाकातें हो रही थी। गो कि हमें ये तो मालूम था कि यहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब हैं वो भी इमरान खान साहब से मिल रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं, जैसा कि बैरिस्टर सैफ हैं, वो भी उन दिनों बड़े सरगर्म थे, रोज़ाना मुलाकात होती थी उनकी अली अमीन गंडापुर, वो मिल रहे थे। मगर ये नहीं मालूम था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो भी मिल रहे हैं और बकौल आतिफ़ खान साहब के मामलात काफ़ी हद तक करीब आ चुके थे। 80-90% तक मामलात हल हो चुके थे। इमरान खान साहब का बाहर आना ठहर चुका था। और आपको याद होगा, अगर हम पीछे अब रिकॉल करें अपनी मेमोरीज़ को, तो हमें याद आता है कि ये उस वक्त ख़बरें आ रही थी कि इमरान खान साहब आ जाए या कल आए, बाहर आ जाएंगे। और उसी दौरान हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब का भी एक इंटरव्यू आया समा TV पर। उन्होंने भी ये कहा था कि हम तो 90% तक मुज़ाकरात कामयाब कर चुके हैं और अब आइंदा कुछ दिनों में मज़ीद एक ब्रेक थ्रू भी तवक्को की जा रही है, मगर फिर ऐसा नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इस वजह से था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब यहाँ पर आ रहे हैं, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बड़े नाकिद हैं,
मौजूदा हमारी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के, अभी हम नाम ले रहे थे मुख्तलिफ, एक तनवीर साहब का और एक उस्मान साहब हैं, डॉक्टर उस्मान साहब, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरगर्म रहे हैं। बिलखसूस जो आर्मी चीफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो बिल आया है, गो के जो बिल अब पेश किया गया है वो नहीं, मगर इसी तर्ज पर एक और बिल उन्होंने भी तैयार किया था और एक प्रेस क्लब में उन्होंने आर्मी चीफ़ के रेजिग्नेशन के ऊपर भी वहाँ पर मामला उठाया और मुख्तलिफ मौक़ों पर उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रिजिड किस्म का स्टांस रहा है अगेंस्ट आर्मी चीफ़ या इस्टेब्लिशमेंट। फिर भी ऐसा शख्स जो इतना क्रिटिक है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का, वो आता है इस्टेब्लिशमेंट की ही गारंटी के ऊपर पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकातें होती हैं और फिर DGISI से मुलाकातें होती हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो तस्वीर हमें दिखाई जा रही थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के नाम पर तो कांटा लग चुका है। अब आइंदा 3-4 साल तक जो है, जब तक ये इस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, ये रजीम मौजूद है, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते और रोज़ाना की बुनियाद पर सख्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम कर दी गई है और नज़र भी यही आ रहा था, मगर फिर अब ये इंकशाफात आप देख रहे हैं PTI की तरफ से हो रहे हैं। और ये अब आज डिस्कस करेंगे कि क्यों कर PTI अब इन तमाम तर चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर रही है इस मौके पर। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि क्यों PTI अब इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ कर रही है। देखिए, आपको याद होगा जब हुकूमत के साथ सियासी मुज़ाकरात, सियासी कमेटी बनाई गई थी इमरान खान की तरफ से, ये जनवरी की बात है जब मुज़ाकरात, फिर ये बीच में रुकावट आ गई क्योंकि मुलाकात नहीं हो सकी और फिर ब्रेक डाउन हो गया। तो ये सियासी मुज़ाकरात जो शुरू गए थे, इमरान खान ने अपनी कमेटी भी नामज़द कर दी थी। तो ये वो वक्त है कि जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थे। अच्छा, अब वो बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, तो ये कहना मुश्किल है कि कोई बावर्दी फ़ौजी अफसर अडयाला जेल में जाके मुज़ाकरात करता होगा। अभी तक वो खबरें इस तरह की आती रही हैं, मगर अब ये चीज़ तो सामने आ चुकी है कि एक तनवीर साहब थे, एक सरदार समी साहब थे, जो अडयाला जेल में अक्टूबर-नवंबर में इमरान खान से मिलते रहे हैं। और ये वो वक्त है, आपको याद होगा, जब PTI ये कहती थी कि हमने अगर मुज़ाकरात करने हुए तो हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास तो कुछ है ही नहीं। आपको याद है, ये नवंबर-दिसंबर का यही वो टाइम था जब वो बार बार PTI, और हम कहते थे कि यार ये PTI और खान साहब को क्या हो गया है, ये क्यों जो है खुल के नहीं कहते कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और सियासी जमातों से मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़िलाफ़ हैं और गो के बड़ी देर से उनको ये ख्याल आया कि नहीं रोल होना चाहिए, मगर ख़िलाफ़ तो थे, उनकी पोजीशन तो यही थी। तो अब हमें समझ आ रहा है कि एक तरफ वो अक्टूबर-नवंबर में जो तनवीर साहब और जो सरदार समी उन्हें मिलते थे, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से मिलते थे, उनकी इजाज़त से मिलते थे, इस्टेब्लिशमेंट की फैसिलिटेशन से ये खुफिया मुलाकातें होती थी। तो अब इन खुफिया मुलाकातों को हवाले से जो है खान साहब और PTI उस वक्त भी ये मौक़िफ़ रखते रहे कि मुज़ाकरात जो हैं वो हम उनसे करेंगे जिनके पास कोई अख्तियार है। तो मतलब ये था कि शायद खान साहब को भी और PTI के कुछ लोगों को भी इस बात का इदराक था कि ये जो खुफिया मुलाकातें हो रही हैं ये किसी वक्त भी मंजर आम पे आ सकती हैं। तो अगर मंजर आम पे आ भी गई तो हम कम से कम ये तो कहेंगे ना कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ही सब कुछ करती है, तो इसलिए हमें उनसे मुज़ाकरात करने जिनके पास कुछ देने के लिए है। तो अब खान साहब अगर अक्टूबर-नवंबर में ये मौक़िफ़ अपनाते कि हमने सिर्फ सियासतदानों से मुज़ाकरात करने, हमने इस्टेब्लिशमेंट से नहीं करने, और आज अगर ये चीज़ मंजर आम पे आती तो फिर वो ज़्यादा एक ह्यूमिलिएशन होती, एम्बैरेसमेंट होती PTI के लिए, खान साहब के लिए। मगर अब ये एम्बैरेसमेंट इसलिए नहीं है कि PTI ये कह सकती है कि हमारा तो शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि असल जो अख्तियार है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब अगर ये अब ये इंटरेस्टिंग होगा, अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि इमरान खान जो है अगर अलीमा खान से मिलते हैं या सलमान अकरम राजा से मिलते हैं, तो वो इन इंकशाफात के हवाले से, अक्टूबर-नवंबर में मुलाकातों के हवाले से वो क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्या वजाहत देते हैं, क्या जवाब देते हैं, क्या सफाई पेश करते हैं, और क्या वो ये मानेंगे कि ये जो मुलाकातें होती रही हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ ऑफ़र्स भी आती रही हैं। तो मेरे ख़्याल में अब खान साहब को जो है खुल के ओपनली सामने आना चाहिए, इससे पहले कि 4-5 महीने बाद फिर कोई नया इंकशाफ हो जाए कि जनाब मार्च-अप्रैल में ये खुफिया मुलाकातें हुई थी। तो अब कम से कम एज़ अ पॉलिटिशियन इमरान खान को खुल के बताना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कहा क्या जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अब फौरी तौर पे किसी किस्म की कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है। मुझे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर है कि इस्टेब्लिशमेंट पे भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह जैसा कि आपने बताया वो सेनेटर जो विल्सन का बिल है,
और उसके बाद जो लॉबिंग एफर्ट्स हो रही हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से। अच्छा अदील, एक दूसरा अहम इशू भी है और वो इशू है कि ये जो मुलाकातों का मामला है, इसकी कभी कभी एकदम मुलाकातें जो रोक दी जाती हैं, इसकी मुझे समझ नहीं आती। मर्ज़ी हो तो खुफिया मुलाकातें भी करवा दी जाती हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर का इंकशाफ हो रहा है। मर्ज़ी हो तो बहन को भाई के साथ नहीं मिलने दिया जाता, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को जो है वो पार्टी लीडर के साथ नहीं मिलने दिया जाता। तो इन मुलाकातों पे जो पाबंदियां हैं, आपके ख्याल में इनकी क्या वजह क्या हो सकती है कि ईद के दिन भी जो है चले छुट्टियों में कहते हैं सर किसी इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है क्योंकि जब अगर हम पीछे देखें मुड़कर अक्टूबर नवंबर में, उस वक्त भी एक वक्त आया था कि मुलाकातों पर पाबंदी थी, जब ये मुलाकातें अडयाला जेल में हो रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ के लोगों से मुलाकातें ना हों जब पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें किसी ब्रेक थ्रू की तरफ जा रही हों। हो सकता है आज भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ मुलाकातें हो रही हों। हो सकता है उन्हीं मुलाकातों में होने वाली गुफ्तगू को सीगाए राज में रखने के लिए इमरान खान साहब की उनकी बहनों या सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात ना होने दी जा रही हो ताकि वो चीज़ें बाहर ना आए। अब अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सलमान अकरम राजा बड़े सीनियर वकील हैं, सियासतदान भले ही वो नहीं होंगे मगर एक वकील हैं और समझ बूझ रखते हैं सियासी तौर पर। अलीमा खानम एक घरेलू खातून है, उनके साथ जो भी इमरान खान साहब बात करेंगे उन्होंने खुलकर वो बात पब्लिकली आकर बता देनी है बगैर किसी लगी लपटी के। लेकिन क्या इमरान खान खुल के बात करेंगे और इमरान खान पूरी बात बताएंगे कि अक्टूबर नवंबर में मुलाकातों में क्या डिस्कस होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हो सकता है उन्होंने यहाँ की जो क़यादत है, क्योंकि अब आप अली अमीन गंडापुर साहब को देखें, वो एक कांस्टेंट एक ऐसा फिगर है जिनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं अक्रॉस द बोर्ड। आप देखें सलमान अकरम राजा पर पाबंदी लग जाएगी, हामिद रज़ा पर पाबंदी लग जाएगी, तमाम कायदीन पर पाबंदी लग जाएगी सिवाय अली अमीन गंडापुर साहब के। अली अमीन गंडापुर साहब कभी मोहसिन नकवी साहब के साथ जाकर मुलाकात कर आते हैं, कभी खुद चले जाते हैं, कभी बैरिस्टर साइफ के साथ 2-2 अढ़ाई घंटे मुलाकात होती है, जबकि अहले खाना की मुलाकात होती है 10 से 15 मिनट या आधा घंटा। तो वो जो मुलाकातें अली अमीन गंडापुर साहब के साथ होती हैं इमरान खान साहब की, वो शायद ऐसी मुलाकातें हैं जिनमें इमरान खान साहब को भी या अली अमीन गंडापुर साहब को एतमाद में लिया जाता है और बताया जाता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो बातचीत हो रही है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब एक उसमें फैसिलिटेटर का भी किरदार अदा कर चुके हैं माजी में, जो मुलाकातें हुई हैं अब इंकशाफ हो रहा है। तो इसमें अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, क्योंकि अब तो चीज़ें खुलकर सामने आ गई। देखिए, इंटरेस्टिंग तो ये भी होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो अभी तक अपने मुकाम पे कायम हैं। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनकी सरबराही में लार्जर बेंच ने इन मुलाकातों के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह हुक्म जारी किया था। जी। और बज़ाहिर ये उस हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है, ये जो मुलाकातों से रोका गया है। और अब जो है तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बज़ाहिर तो नहीं, वाकई खिलाफ वर्जी है ना सर, बिल्कुल सरीहन खिलाफ वर्जी है। अब हमने ये भी देखना है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं वो अपने फ़ैसले पे भी कायम हैं या नहीं है, क्योंकि अगर कायम है तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई तो बनती है, और वो कितने जल्दी इस मामले को टेकअप करते हैं, क्योंकि वक्त भी बड़ा अहम है। मगर अब सवाल ये पैदा हो रहा है अदील सरफराज साहब कि PTI जो है अचानक अब ओवरसीज़ की तरफ से ये इंकशाफ सामने आना शुरू हो गया। आतिफ खान ने भी अब इंटरव्यू दे दिया, उससे पहले बरकी साहब थे PTI ओवरसीज़ के, उन्होंने भी तस्दीक कर दिया इन सारी मुलाकातों की। इस मौके पे PTI की तरफ से क्यों कोई वजाहत नहीं जारी की जा रही? क्या सलमान अकरम राजा जो हैं क्यों खामोश हैं? वो इतनी बड़ी एक मतलब कि बात है कि भाई अडयाला जेल में अक्टूबर नवंबर में मुलाकातें होती रही हैं, तो PTI को क्या इसके हवाले से कोई वजाहत नहीं जारी करनी चाहिए? क्योंकि ना सिर्फ ये PTI बल्कि उनके जो बानी लीडर हैं इमरान खान, उनकी साख के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कि वो एक खुफिया मुज़ाकरात का हिस्सा रहे और उस हवाले से ना तो पार्टी ना उनका लीडर जो है कोई वजाहत जारी कर रहा है। तो पार्टी को तो कम से कम बताना चाहिए ना कि ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं, क्योंकि उनकी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हैं आतिफ खान, ठीक है ना, लेकिन वो उनकी तरफ से तस्दीक की जा रही है कि ये चीज़ें हुई हैं। अब आतिफ खान भी ये कहते हैं कि इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट है। और उसकी वजह क्या है? देखें, ना तो अमेरिका में जो बिल पेश किया गया है अस्के क़यादत पे पाबंदियाँ लगाने का, ना तो बकौल आतिफ खान के उसका कोई PTI से ताल्लुक़ है, ना ही इन मुलाकातें ये जो हुई हैं उस हवाले से आतिफ खान के मुताबिक उन्होंने PTI को कभी एतमाद में नहीं लिया। उनका ये कहना था कि उन्होंने बतौर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी
ज़ाती उनकी एक एफर्ट थी। अब पता नहीं वो अपने नंबर टांग रहे हैं, अपना क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और पार्टी को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये क्यों पार्टी को इससे दूर रखा जा रहा है इन सारे मामलों से? और क्या इमरान खान को जो है ऐसी खुफिया मुलाकातें करनी चाहिए थी और उसके बाद फिर खामोश भी रहना चाहिए था? देखिए सर, खुफिया मुलाकातें तो मैं समझता हूँ कि होती हैं और सियासतदान हैं, उन्होंने अगर कोई एक वे फारवर्ड बनता है तो उन्होंने निकालना है उसमें। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी आप आतिफ खान साहब की बात कर रहे हैं, आतिफ खान साहब ये तो मान रहे हैं कि जो अक्टूबर नवंबर की मुलाकातें हुई हैं जेल में इमरान खान साहब से, या उस वक्त की भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ DJSI के लेवल पर ये पहली मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया है। इससे पहले भी बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं और वो 12 से 14 इंस्टेंसेस का जिक्र कर रहे हैं अपने उस इंटरव्यू में। वो ये कह रहे हैं कि 12 से 14 ऐसे मौके आए हैं जब ये मुलाकातें हुई हैं। उस वक्त जब मामलात काफ़ी हद तक करीब आ चुके थे हल होने के, पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको एतमाद में लिया गया था, दे वर ऑल ऑन बोर्ड PTI के लोग। मगर अब जो ये इन्होंने इस मौके के ऊपर इनिशिएटिव लिया, वो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि हमने कुछ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त या कुछ सरमायादार जो हैं उनके ज़रिए, मीडिएटर्स के ज़रिए पैगाम पहुंचाया कि भाई ये मुल्क में ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इन मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पेश आई कि हम पार्टी से पहले पार्टी को एतमाद में लें, क्योंकि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज अ पाकिस्तानी, एज ओवरसीज़ ये कर रहे हैं। मगर इसमें जो कैच है वो ये नज़र आता है कि वो भी नहीं चाहते कि इस मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को ये मौका फराहम किया जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा कर सके अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के सामने, अमरीकी हुकूमत के सामने, कि भाई देखें आपके मुल्क के शहरी आपके मुल्क के अंदर रहकर एक दूसरे मुल्क की सियासी जमात के मामलात को लेकर चल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो सेनेटर जो विल्सन की कानून साजी है, उससे जो बिल दूर रखने उन्होंने की जमा कोशिश। कराया है, तो PTI जो है बड़े खुल के कह रही है कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आतिफ खान ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर उस्मान या डॉक्टर सारा इन लोगों ने जो बिल बनाया था, ये भी वो वाला बिल नहीं है जो सेनेटर जो विल्सन ने जमा कराया है। तो ये PTI अपने आप को अमेरिकी कांग्रेस के अंदर होने वाली जो कानून साजिश से ज़बरदस्ती दूर रख रही है और डिसओन कर रही है कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी वजह भी आपने खुद इशारा कर दिया कि अमेरिका का कानून बड़ा सख्त है कि कोई भी गैर मुल्की सियासी जमात जो है अमेरिका में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती और ना ही कांग्रेस के अंदर कानून साजी के अंदर वो असरअंदाज हो सकती है। और यही वजह है कि PTI की जो फॉरेन रिलेशन कमेटी इमरान खान ने बनाई थी अमेरिका के अंदर लॉबिंग के लिए, उसको भी डिसबैंड किया गया, उसको डिज़ोल्व किया गया, ताकि ये तासुर ना मिले कि वो जो कमेटी के मेंबरान थे वो भी पाक पैक के थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, कि वो PTI जो है अमेरिका में कानून साजी पे असरअंदाज हो रही है। तो तकनीकी तौर पे वो भी बहुत ज़रूरी था। मगर अब देखना ही है कि सेनेटर जो विल्सन जो है इस सारी डेवलपमेंट से उनको क्या पैगाम जाएगा, कि वो जो कहते हैं ना मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, सेनेटर जो विल्सन कहेगा कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये जाके जो है अब उस बिल के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं फ़ौज के साथ, जिस बिल का इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये किस बिहाफ पे, किस कैपेसिटी में मेरे बिल को जाके डिस्कस करते हैं, और फिर वो वहाँ से पैगाम आता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कि आप इस बिल पे थोड़ा स्लो हो जाएं या पीछे हट जाएं। तो सेनेटर जो विल्सन के लिए भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग एक सिग्नल है जो पाकिस्तान से जनरेट किया जा रहा है। और सेनेटर जो विल्सन हो गया या दूसरे जो भी कांग्रेसमैन हैं जो कि इमरान खान की रिहाई के हक़ में हैं, उनको ये शायद तासुर दिया जा रहा है, हो सकता है एम्बेसी की तरफ से भी ये तासुर दिया जाए कि ये लोग हमसे राब्ते में हैं, आप इंटरफेयर ना करें, तो हम लोग जो है आपस में मामलात को देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमात तो अमेरिका की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती, लेकिन अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कानून साजी भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते मगर ठीक है, वो एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से ये बिल है, और ये एक ऐसे वक्त में आया जब मेरे ख्याल में तो खुद अमेरिकन डेमोक्रेसी एक्ट की ज़रूरत है पाकिस्तान में लाने की। बिल्कुल ऐसे ही, मगर वहाँ पे भी बड़े चैलेंजेस हैं। तो बहरहाल ये तो एक पहलू हो गया कि अब सेनेटर जो विल्सन को क्या, और अगर ये भी खबरें दुरुस्त हैं कि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 14-15 अप्रैल को किसी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी आएंगे और पाकिस्तान की असली क़यादत से भी मिलेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली फिर जो बिल है सेनेटर जो विल्सन का और जो कांग्रेस के अंदर जो थोड़ी बहुत हमदर्दी है उसके अंदर भी एक डिवाइड आएगी। और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट जो है इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है इससे काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हैं
कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अंदर एक दरार डाली ये जाए। चीज़ बड़ी और ये बहुत उसके इम्पोर्टेंट अंदर आप देखेंगे पीटीआई के लिए अब मुश्किल ये पैदा हो गई है कि पीटीआई जो है किसी की साइड नहीं ले सकती। पीटीआई जो है ना तो डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर सायरा पे तनकीद कर सकती है कि वो क्यों गए, किससे ना पूछ उन्हें के ऑन गए। कर सकती, ना उन्हें ऑन कर सकती है खुल के, क्योंकि एक तरफ पाक पैक है जो मेन स्ट्रीम उनका फोरम है पाकिस्तानी फिजिशियंस का, और दूसरी तरफ ये डॉक्टर उस्मान का इनिशिएटिव है, ग्लोबल पाक है, पाक ग्लोबल कोई इनिशिएटिव है। तो पीटीआई के बरकी साहब को जो मैंने सुना वो ये तासुर दे रहे थे कि नहीं नहीं दोनों ठीक हैं, क्योंकि पीटीआई अफोर्ड नहीं कर सकती कि किसी किस्म की भी डिवाइड हो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, इसलिए पीटीआई जो है बड़ा टाइट रोप वॉक इस वक्त कर रही है और अपने आप को डिस्टेंस भी कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आती है जहन में कि ये जो अचानक से हम देख रहे हैं कि ख़बरें भी आना शुरू हो गई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हो रही हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं बैकडोर, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि पीटीआई के अपने रैंक्स के अंदर एक इन फाइटिंग शुरू हो जाती है, एक लड़ाई शुरू हो जाती है, तनकीद शुरू हो जाती है। उनके अपने व्लॉगर्स जो है वो अपने ही लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं और वो फिर सफाइयों में इंटरव्यूज़ देते हैं। तो ये भी हो सकता है कि शायद इस तमाम तर एक्सरसाइज का मकसद मुज़ाकरात की कामयाबी या इमरान खान साहब की आज़ादी नहीं, बल्कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया जो जिसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जिसके कंट्रोल में है उसको काउंटर करना था, जिसमें काफ़ी हद तक तो ये कामयाब भी हो गई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। अगर हम देखें और सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के ऊपर तनकीद शुरू हो गई, देखें वो जो फाइटिंग जो नजर आ रही है, वो जो निशाना पहले इस्टेब्लिशमेंट पर होता था वो अब एक दूसरे पर है ना। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है अब पीटीआई ओवरसीज़ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जब एक दूसरे पे तनकीद होती है तो फिर आपका जो असल हदफ होता है वो आपसे इग्नोर हो जाता है। तो काफ़ी हद तक इवन कि जो प्रोसेस शुरू हुआ है बातचीत का, इसका भी फ़ायदा अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट का हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली ये बातचीत जो है वो पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में नहीं हो रही, अनऑफिशियली हो रही है, ऑफिशियली नहीं हो रही। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ख़तरा जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद पीटीआई की या पीटीआई की क़यादत नहीं है, बल्कि वो ओवरसीज़ हैं और सोशल मीडिया की जो पावर है वो है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक माहौल बनता है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है मनूवर करना। मगर इस सारे अमल में हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट होती जा रही हैं। और आपको क्या लगता है अब नून लीग क्या सोच रही होगी इस सारी खबरों के आने के बाद? नून लीग तो अभी मैं नजम सेठी साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह नवाज़ शरीफ साहब, मोहसिन नकवी और मरीम नवाज़ की मुलाकात हुई, और वो बस यहाँ तक ही महदूद है कि भाई मेरा पंजाब है, मेरा इंटीरियर है, मैं जो बंदा मांगूँ मुझे वो दे दें, मियाँ साहब आप ज़रा इनको कह दें मेरी बात मान लें। उनकी बस यहाँ तक ही चल रही है। जो ऑन द लार्जर पिक्चर जो है उसमें उनका कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा। जो बड़े बड़े फैसले हैं उनमें उनका कोई हाथ नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जब 99 का coup हुआ था आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने विटनेस किया था उस वक्त भी, और मार्शल लॉ लगा, उससे कबल भी मार्शल लॉ लगे हैं। मगर अब की बार एक वजह जो मैं बात कर रहा था मुज़ाकरात की, इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी है कि इस वक्त वो भी बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकती, क्योंकि मासेस के अंदर जो इस वक्त गम गुस्सा अगेंस्ट फ़ौज पाया जा रहा है बदकिस्मती के साथ वो बहुत ज़्यादा है। और क्या आपको भी नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड भी है? माजी में कम से कम कुछ लोग ऐसे होते थे अवाम के अंदर ही जो फ़ौज की हिमायत में होते थे। अब की बार ये उनको भी रियलाइज़ तो हो चुका है कि भाई जो पब्लिक अवेयरनेस है वो ज़्यादा हो गई है सोशल मीडिया की वजह से, और लोग उनके अगेंस्ट ज़्यादा हैं, उनके हक़ में बहुत कम है। इन द लॉन्ग रन उनके अगेंस्ट में ये भी चीज़ जा रही है, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली इस मुल्क पर हुक्मरानी तो आखिर उन्होंने ही करनी, तो उसमें भी वो उनकी ज़रूरत है इस वक्त कि वो पॉलिटिकली चीज़ों को हल करें। इमरान खान साहब के साथ जैसे भी उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं उनको लेकर चलें, आगे लेकर चलें, और जो अपनी एक हेजमनी है उसको बरकरार रखें। देखिए अदील, माजी में चाहे वो अयूब खान का दौर था, चाहे वो ज़िया-उल हक का दौर था, चाहे वो मुशर्रफ का दौर था, माजी में जो सियासी जमातें थी वो अपना कंधा पेश करती थी, और ये वो सियासी जमातें थी जिनके किसी हद तक पॉलिटिकल मैसेज के अंदर उनकी प्रेजेंस मौजूद रहती थी किसी हद तक। मगर इस बार ये हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बराह रास्त सामने नहीं है, और वो जिस सियासी जमात के कंधे पे बैठे हैं, नून लीग के कंधे पे, उस सियासी जमात के जो टांगें जो पाँव हैं वो अवाम में नहीं है, वो हवा में। तो इसलिए इस वक्त लोगों के अंदर जो है वो सारे का सारा जो रिएक्शन है या जो गुस्सा है वो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। और आपने देखा होगा कि अब जितनी भी इवन के तनकीद होती है
शहबाज शरीफ का या नवाज शरीफ का या नून लीग का मजाक तो उड़ाया जाता है, लेकिन उन पर संजीदा इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते हैं। संजीदा इल्ज़ाम जो है तनकीद सारी फ़ौज पे और इस्टेब्लिशमेंट पे होती है। इसकी वजह यह है कि आपने एक ऐसा घोड़ा रखा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी सवारी के लिए कि जो आप उसको खच्चर तो कह सकते हैं, लेकिन ना वो घोड़ा है ना वो गधा है, ठीक है। और ये खच्चर जो होते हैं, म्यूल जो होते हैं, इनको अंग्रेज़ी में कहते हैं दे डू नॉट डिलीवर। तो अब मसला ये है कि इस तरह की जब आप इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी जमात के कंधे पे बैठती है तो फिर उसको अल्टीमेटली जो है हदफ इस्टेब्लिशमेंट ही बनती है, क्योंकि माजी में तो चले फेस होते थे पॉलिटिकल फेसेस, उन पे तनकीद फिर भी हो जाती थी। अब वो पॉलिटिकल फेस जो है होते हुए भी कहीं नहीं नज़र आता। तो अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमतें बहुत कम कर दी, हालांकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है और ठीक ठाक है, बहुत बड़ी रिलीफ है, लेकिन इस रिलीफ को भी जो है ना लोग जो है पॉलिटिकल नहीं रहे, उसको सराह नहीं पा रहे, क्योंकि ओवरऑल एक बददिली सी है, इस निज़ाम से बददिली आ गई है। ये वो रिलीफ है जो जला मुशर्रफ भी अपने दौर में दे देता था, या ज़ियाउल हक भी अपने दौर में इस तरह की रिलीफ देता था, लेकिन हालांकि अब की बार एक पॉलिटिशियन ये रिलीफ दे रहा है, बज़ाहिर एक वज़ीर आज़म एक रिलीफ दे रहा है, लेकिन अभी भी उसका पॉलिटिकल क्रेडिट जो है वो नहीं ले पा रहा। अगर और इसकी साफ वजह यह है कि एक बड़े पॉलिटिशियन को आपने जेल में रखा हुआ है, एक बड़ी सियासी जमात को आपने मफलूज किया हुआ है, और जो इलेक्शन कमीशन का इदारा है, जो अदलिया है, वो मुकम्मल तौर पे आपकी जेब में है। तो और मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं है। तो ये सिर्फ बिजली की कीमतें कम कर देने से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पॉलिटिकल आपका कैपिटल इससे बनेगा जब तक ओवरऑल जो है आप लोग सिस्टम को बहाल नहीं करेंगे जिसमें चेक और बैलेंस हो। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा एक अजीब सी एक मायूस कुन सूरत हाल है, और मुझे लगता है कि जब तक इमरान खान जेल में रहेंगे ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा, और चाहे आप बिजली मुफ्त भी कर देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि लोग जो हैं इसका कोई पॉलिटिकल क्रेडिट देंगे, और वो भी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ जैसे सियासतदानों को। बहरहाल चलें देखते हैं। नाज़रीन, सुना है आपने मतीउल्लाह जान साहब को, और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो अभी रिसेंटली हुई हैं और अभी हो रही हैं, डेवलपमेंट्स अब भी हो रही हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो इसी तरह जारी रहेंगे और कुछ दिनों में कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सफ़र कर ही रही है, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट भी कम सफ़र नहीं कर रही। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद भी क्लैरिटी आएगी। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।